नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरा होने पर राजधानी देहरादून में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश में 22 मार्च से 3 साल का कार्यकाल सेवा समाप्त के तौर पर यह मनाया जा रहा है, जहां शनिवार को देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम के रोड शो और बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी नजर आए। साथ ही महिलाओं ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूर्ण हो चुका है। 3 साल पर सेवा सुशासन के रूप में बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज मसूरी विधानसभा के अंतर्गत ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो निकल रहा है। रोड शो में हजारों संख्या में युवा मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं और जो प्रकार से उनका सहयोग रहा है सरकार के लिए, जो विकास की योजना चलती रही है, जिस प्रकार से जनता उस पर भागीदार बनती रही है, उस चीज पर उनका आभार प्रकट करें, पुष्प मालाओं से उनका आभार प्रकट करें। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस 3 साल के कार्यकाल में विभिन्न विकास की योजनाएं संचालित हुई है, जनता को लाभ मिला, आज उसी पर ये कह सकते हैं कि वो आभार प्रकट करता होगा। इसी प्रकार के जो कार्यक्रम है वो लगातार पूरे प्रदेश में आयोजित होते रहे और लगातार आने वाले कुछ दिन तक इससे हो रहे हैं। यानी पहले राज्य स्तर पर, फिर ब्लॉक मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के कार्यक्रमों से खास भी नजर आ रही है। जो विकास की योजना यहाँ पर संचालित हो रही है उनसे भी जनता आभारित होती हुई नजर आ रही है। और ये इस प्रकार के कार्यक्रम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ी है और जनता कैसे सरकार पर भरोसा कर रही है। कैमरामैन अतुल के अंतरा, इंडिया वाइज, देहरादून। बाबा केदार के दर्शन करने वाले जिन लोगों के लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी, 18-18 घंटे यात्रा में लग जाते थे भाइयों बहनों, हेमकुंड जाने में लंबा समय लग जाता था। जो वृद्ध लोग, शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग, उनके लिए यात्रा अत्यंत ही कष्टकारी होती थी। ऐसे लोगों पे भी आने वाले समय में यात्रा आसान हो। जो घंटों घंटों की यात्रा, दिनों दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। देवभूमि उत्तराखंड और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की ओर से, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान हैं जहां केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। भाइयों बहनों, मैं उन सब की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड वासियों की ओर से भी उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास के लिए भी हजारों करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं संचालित की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य के हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उन पर कोई निर्णय नहीं लिया था। पिछले 3 वर्षों में जहां हमने एक और महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके परीक्षाओं में नकल की समस्याओं को जड़ से मिटाने के साथ साथ हमने प्रदेश के 22,000 नौजवान युवाओं को नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है भाइयों बहनों। और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नौकरियां मिली हैं और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का सपना पूरा हुआ है। गरीब माता पिता के उनका भी सपना पूरा हुआ है, उनके साथ साथ उनके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब नौकरियां जिनको एक भी नहीं मिल रही थी, एक में भी चयन नहीं हो रहा था,
ये नकल का कानून बनने के बाद जिनका कई वर्षों से चयन में नंबर नहीं आ रहा था, आज उनका एक साथ एक में हो रहा है, एक में चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में चयन हो रहा है, फिर तीसरे में हो रहा है, चौथे में हो रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे मिले हमको कि जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो गया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं वह धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो या फिर सरकार में समान नागरिक संहिता का जो वादा किया था उसे पूरा किया। अनेक स्थानों पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जरूरत के ये 22 तारीख से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया है और अभी एक दिन बचा हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा, 30 तारीख तक चलेगा। अनेक स्थानों पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो ज़रूरी काम हैं वो सारे ज़रूरी काम बहुउद्देशीय शिविर लगाकर किए गए हैं और ये सेवा सप्ताह निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने के लिए ही। तो वही रोड शो में शामिल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने 3 साल में जनहित के लगातार काम किए हैं। धामी सरकार ने जो वादा किया है उसने पूरा किया है। प्रदेश के पहाड़ों में सड़क पहुंचने से लेकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य सरकार ने किया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लेकर निवेश लाने तक सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है। वर्तमान सरकार के 3 साल सेवा, सुशासन और विकास, इस नारे को लेकर धामी सरकार ने काम किया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नकल कानून जो हमारे नकल बारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी, नकल की पास हो जाते थे और ब्रेन बच्चे रह जाते थे, नकल कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील सरकार का परिचय धामी सरकार ने दिया। अगर आपको ध्यान होगा, सिलग्यारा के अंदर 46 मजदूर फंसे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीवित बाहर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जीरो जोन पर पहुंचकर सबको सुरक्षित निकाला। तो इस बात का प्रत्यय कितनी संवेदनशील हमारी सरकार है। और आज 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मसूरी विधानसभा का भौतिक शिविर यहाँ पर लगा है और जिसमें भारी संख्या में। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का सोशल मीडिया पर एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अवैध खनन के सवाल पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो वही बता दें आपको, दिल्ली में दिए गए उनके बयान का विरोध होना भी शुरू हो गया है। जहां शनिवार को हरिद्वार के एक आश्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान को प्रेमचंदिया बयान बताया। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घमंड में प्रेमचंद्र पार्ट 2 बयान दिया है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह ने संसद में खनन का बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्री रहे लोग, हमको अधिकारी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, तो हमारे मन में उनके लिए सम्मान की भावना, बहुत सम्मान की भावना है। और मैं समझता हूँ कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है जी। तो लेकिन खनन को लेकर कई बात उठाई है, संसद में उठाई है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर सरकार की विफलता के लिए आप अधिकारियों को कुछ ऐसे शब्द से संबोधित कर दो तो वो ज़रा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये घमंड में ये प्रेमचंद पार्ट 2, जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है जो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुंह से निकला। मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं, कौन क्या है, क्योंकि भाजपा में कुछ अंदाज नहीं आता। ये तो सब मिली जुली खिचड़ी पकाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये शब्द जो है तकलीफ पहुंचाने वाला है। जब आप कमज़ोर राजा के होते हैं तो फिर आपको कई तरीके की
दबाइशें और कई तरीके की बातें झेलनी पड़ती हैं। ये तो राजा का काम है कि वो अपने कारिंदों का सम्मान बढ़ाए रखे। लोकतंत्र के अंदर राजा कौन होता है? जो जनता के विश्वास से जीत कर। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान में कहा है कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया था। आजादी की लड़ाई में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था और आज उन शब्दों को बीजेपी अवैध और बांटने वाले रूप में कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम ने कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि शाबाश गरिमा, जो तुमने ऐसा साहस दिखाया और बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। तो ये आपको बता दें कि पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जिहाद शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि जिहाद शब्द का अर्थ क्रांति, रिवॉल्यूशन होता है। कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कोई दरिया दिली नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो अवैध चल रहा है सबके ऊपर कार्रवाई करिए। और अवैध शब्द जैसे मुख्यमंत्री जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। वैसे ही यहाँ पर फिर एक बार अवैध शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मदरसे पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन इन्होंने सरकार में अप्लाई किया हुआ था पंजीकरण के लिए, तो इनको सिरे से आप अवैध नहीं कह सकते। और आपने अगर गैर पंजीकृत संस्थानों में चोट करनी ही है, लाठी मारनी है, तो फिर प्रदेश में इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट, इतने आपके बड़े बड़े नेताओं के हॉस्टल, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके रिजॉर्ट, सब के सब जो है अवैध अतिक्रमण हो रखा है, गैर पंजीकरण से चल रहे हैं। तो दूसरों पर लाठी क्यों नहीं आप गिरा रहे हैं? हम तो सिर्फ उस अन्यायपूर्ण रवैये की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। देखिए, कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम परस्त। आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उनकी सोच हर समय ये है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहाँ रहे नहीं, इसलिए वो उनका जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे। उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये कहता है कि उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है कि उसको काफिर को जो है मार देना चाहिए। तो उनकी क्रांति, उनका जिहाद इसके लिए, इनके खिलाफ है। तो क्या वो इसको भी क्रांति समझेंगे क्या? तो मेरा उनसे यह है कि पहले, क्योंकि जिहाद जो है वो जहद शब्द से आया है, ये आपका अरबी शब्द है और उसका मतलब भी ये है कि जो धर्म के लिए काम करे। और उनका धर्म तो कहता है कि दूसरे धर्म वाले को जीने मत दो। तो क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? और यही है कि आज कांग्रेस रसातल में। कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा जिहाद शब्द का एक आज बहुत ही गरिमा मंडन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जिहाद शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या जिहाद शब्द जो हमारे प्रदेश के अंदर लव जिहाद के नाम से जो यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है, जिस षड्यंत्र के तहत हमारी बहु बेटियों को बहला फुसलाकर एक विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा उनकी आबरू को लूटने का काम किया जा रहा है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नज़रों में वो सही है लव जिहाद? क्या जो धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश भर में मज़ारें खड़ी कर दी गई, मस्जिदें बना दी गई सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके, क्या कांग्रेस की नज़र में वो ठीक है? और जिस प्रकार से पिछले दिनों कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि लोगों के खाने में कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा थूक मिलाकर खिलाया गया और आपत्तिजनक सामग्री खाने में मिलाकर लोगों को खिलाई गई, क्या कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की नज़रों में वो सही है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा
इस जिहाद शब्द का समर्थन किया जा रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद का समर्थन किया जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा इसको, उनके निर्देश पर इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और देवभूमि उत्तराखंड में जिहाद जिस तरह से चलाया जा रहा है वो कभी फलीभूत नहीं होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां एआई में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से देहरादून में इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं का एक रोचक मुकाबला हुआ। तो वहीं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में AWS जैम प्रतियोगिता के रूप में यह मुकाबला हुआ, जिसमें इंजीनियरिंग के 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं इसमें महज 2 घंटे 14 मिनट में एक वेबसाइट बनाकर आदित्य नंदन ने प्रतियोगिता जीत ली। तो वहीं आपको बता दें, अमेजॉन के सहयोग से आयोजित या अपसी तरह का देश का सबसे बड़ा मुकाबला था। तो वहीं ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी में AWS जैम प्रतियोगिता के रूप में यह मुकाबला हुआ, जिसमें इंजीनियरिंग के 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं इस कड़े मुकाबले में उन्हें जनरेटिव AI और AWS कंसोल की मदद से वेबसाइट बनानी थी। इस मुकाबले को कठिन बनाने के लिए 6 तरह की जटिल समस्याएं भी दी गई थी। BTech CSE ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर। आज मैंने AWS जैम्स में फ़र्स्ट प्राइज़ जीता। बहुत बढ़िया कंपटीशन था, बहुत अच्छा लगा जीत करके। अच्छे लर्निंग आउटकम्स मिले जो हमने कोर्सेज में करे थे, स्किल बिल्डर जो कि प्रोवाइड करा था ग्राफिक एरा। इस इवेंट में जितने भी सारे चैलेंजेस थे जो भी स्टूडेंट्स ने किए हैं, उनमें काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स यूज़ हुई हैं, चाहे वो AI चैटबॉट हो या फिर काफ़ी ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं जो कि जनरेटिव AI हो या फिर ऐसी फील्ड से लिंक्ड हैं जिनका काफ़ी फ्यूचर में यूज़ होगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो हमें फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट द स्टूडेंट्स ऑफ ग्राफिक एरा हैव परफॉर्म्ड वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां खबर रुड़की से आपको बता दें, 22 मार्च को हरिद्वार जिले में कई मदरसों में प्रशासन द्वारा पूरे कागजात न होने पर सील लगाई गई थी, जिसको लेकर डंडेरा के मदरसा इस्लामिया सील लगा जा रही है, किसी के कागज नहीं देखे जा रहे, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं देखे जा रहे, जबरदस्ती जाके सील लगा रहे इनके पास। अरे एक बार कसम कागज देखने के नोटिस भेजा इनके पास। तो किस तरह से विरोध क्या है कि विरोध हमारा कल काली पट्टी बांध के विरोध करा साइलेंट जी। विधायक जी 10 दिन पहले मुफ्ती साहब ने हमें मदरसे सील जब शुरू किए थे करने बुलाए थे, बैठे बोले नगर पंचायत के 5-6 सभासद थे वहाँ पे। मुफ्ती साहब ने क्या भाई इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, तो मुफ्ती साहब ने फिर मैंने सलाह दी दोनों ने कि विधायक जी से संपर्क करें इस बारे में। विधायक जी ने फिर रात में 10 बजे करीब DM साहब से टाइम लिया मिलने का। हम फिर अगली मॉर्निंग सुबह DM साहब से मिलने गए, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने उनके कागज दिखाए, उसके बाद में इस पर रिपोर्ट लगवाई मेरे से खुलवा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द की वजह से प्रदेश की राजनीति में शोर मच गया था। तो वहीं राजनीतिक दलों और लोगों के दबाव के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले लोगों से माफी मांगी, लेकिन जब उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतान हैं और हमें कभी भी किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए पहाड़ मैदान। मैंने कहा कि हम भारत माता की संतान है, उसके बाद हम उत्तराखंड के वासी हैं। इस तरह से देवभूमि में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए और किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और जिसने भी किया, जिसने भी गलती की, जिसने भी गालियां दी, वो एक्सेप्ट करे। और उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक्सेप्ट कर ही लिया, अब तो इस्तीफा ही दे दिया है। कुल मिलाकर के इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम क्या आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे बाद के जो लोग होंगे उनको किस तरह से हम कहेंगे और किस तरह से हम बांटना चाहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। पहाड़ वर्सेज मैदान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रशासन सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर एक्शन लेगी, तो वहीं नगर निगम फुटपाथ पर रेडी लगाने वालों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करेगा। तो आपको बता दें, शहर को 5 जोन में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। तो वहीं शहर के चौक चौराहे पर रेडी लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्फोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। तो वहीं प्रशासन ने कहा है कि सड़कों पर लगी डेली रेहड़ी के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए उसके लिए। तो वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है, और यदि कहीं कोई शिकायत आती भी है तो प्रशासन और खनन विभाग तुरंत कार्रवाई करता है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गलतफहमी में आकर खनन को लेकर बयान दिया है। तो अनिल डब्बू ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि धामी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति अपनाई है, जिससे अब तक के सभी सरकारों से अधिक राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर त्रिवेंद्र रावत को अवैध खनन को लेकर कोई ठोस जानकारी है तो वे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में छात्रों के स्कूल बैग का वजन फिक्स किया है। तो आपको बता दें, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के बैग का वजन उनके शारीरिक के वजन के अनुसार तय किया गया है, जहां मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने सभी स्कूलों को इसका पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं नियमों के उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। तो इसके अलावा स्कूलों द्वारा वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री की खरीद को अनिवार्य करने पर रोक लगा दी गई है। तो ये आपको बता दें, कोर्स की खरीद फरोख्त पर शिक्षा विभाग की पैनी नजर है, जहां स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है और खंड शिक्षा अधिकारियों को औचक निरीक्षण निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं इन नियमों से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे एंजॉय वॉइस के साथ। नमस्कार।